हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपनी क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी की क्लास देख रहे थे, क्लास 8 का, है ना, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर का 8 क्लास के दूसरा चैप्टर का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर में है हमारा भारतीय कृषि के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर खेत की जुताई की जा रही है ना। बैलों के माध्यम से देखिए खेतों की जुताई हो रही है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फसल की रुपाई की जा रही है ना। फसल को रोपा जा रहा है खेत में। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फसल तैयार हो गया है और उसके बाद जब फसल तैयार हो गया है उसके बाद देखिए यहाँ पे फसल को काटा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे पशुओं को पाला जा रहा है ना। गाय को पाला जा रहा है और गाय से यहाँ पे देखिए दूध निकाला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए मुर्गी फार्म है, यहाँ पर मुर्गी पाला जा रहा है, मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, खेतों की जुताई हो रही है, रुपाई हो रही है, फसलों की कटाई की जा रही है और यहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है ना, पशुओं को पाला जा रहा है। तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं उसे हम कृषि कहते हैं, है ना। कृषि के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं, है ना। खेती करना, पशुपालन, मुर्गी पालना, मछली पालना, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। इसे हम कृषि या एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 8 का आज दूसरा इकाई है और हमारा आज का अध्याय है, आज का पाठ है भारतीय कृषि, है ना। भारत की कृषि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल, अनाज उगाना तथा पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। अभी हम लोगों ने इमेज में देखा कि कृषि कार्य में कौन कौन से काम होते हैं, खेती करना और पशुपालन, ये दोनों शामिल है। ठीक है, तो भूमि को जोता जाता है और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, सब्जी है, फल फूल, अनाज, है ना, और पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही अपनी जीविका चलाती है। ठीक है, तो 100 में से यानी कि 100 में से 60 लोग हैं जो कृषि कार्य के माध्यम से ही अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एग्री और कल्चर। तो एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कार्य करना, कृषि कार्य, है ना। तो एग्री का अर्थ हो गया मृदा और कल्चर का अर्थ हो गया कार्य करना, यानी कि मृदा में कार्य करना, तो कृषि कार्य हो गया, है ना। दोनों मिलकर एग्रीकल्चर यानी कि मृदा में कृषि का कार्य करना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कल्चर, बहुत सारे कल्चर होते हैं, है ना, अलग अलग कल्चर होते हैं। तो कौन कौन से कल्चर होते हैं, तो वीटी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, है ना। आइए हम एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं कि वीटी कल्चर क्या होता है। तो विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है ना, तो विटीकल्चर में अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन विटीकल्चर कहा जाता है। इनकी जब अंगूर को बड़े पैमाने पर अंगूरों का उत्पादन किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है तो उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और सेरीकल्चर का अर्थ होता है रेशम का उत्पादन, यानी कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, उसे ही हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, पीसी कल्चर, मछली का उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है, यानी कि जब मछली को पाला जाता है बहुत बड़ी मात्रा में और उसका व्यापार किया जाता है, उसको बेचा जाता है बाजारों में ले जाके, तो उससे हम उस पालन करने की प्रक्रिया को पीसी कल्चर कहेंगे। ठीक है,
और आगे हम देखते हैं हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में फल है, फूल है एवं सब्जियों की कृषि की जाती है ना। बहुत बड़ी मात्रा में जब फल फूल और सब्जियों की कृषि की जाती है तो उसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए है ना मधुमक्खी पाला जाता है ना, और मधुमक्खी पालन की जो प्रक्रिया होती है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे कल्चर देखे हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग कृषि या खेती एक तंत्र के समान है। जो कृषि हम लोग कार्य करते हैं वह एक तंत्र के समान है ना। और इसकी 3 पद्धतियां हैं। पहला है निवेश। हम किसी भी कार्य कृषि जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे निवेश करते हैं, बीज लगाते हैं, खाद लगाते हैं, है ना। और उसके बाद प्रक्रम करते हैं, बहुत सारे उसमें शारीरिक मेहनत करते हैं। उसके बाद हमें निर्गत यानी कि उससे हमें फसल की प्राप्ति होती है। तो कृषि कार्य से की 3 पद्धतियां हैं। पहला निवेश, दूसरा प्रक्रम और तीसरा निर्गत। आइए अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि निवेश का मतलब होता है हम जिन जिन वस्तुओं का है ना, हम कृषि कार्य को करने के लिए जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, जिन मशीनों का, जिन बीजों का प्रयोग करेंगे है ना, जिस भी सामग्री का प्रयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं उसे हम निवेश कहते हैं, है ना। और कृषि में जो हम अपने शारीरिक मेहनत करते हैं है ना, श्रम के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से खेती में रोपाई की जाती है, बुआई की जाती है, जुताई की जाती है, तो वे सभी कार्य जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं वो हो गया प्रक्रम के अंतर्गत आ गया। और उसके बाद प्रक्रम के बाद जो हमें कृषि कार्य के बाद जो उत्पादन होता है, जो फसल हमें प्राप्त होता है उसे हम निर्गत कहते हैं। ठीक है, तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसको देखते हैं कि निवेश बीज, खाद, उपकरण, रसायन तथा श्रमिक आदि निवेश के अंतर्गत आते हैं। और प्रक्रम बुआई, निराई, कटाई आदि चरणबद्ध प्रक्रिया है ना। खेतों में जब हम कार्य करते हैं तो चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। पहले खेतों की जुताई होती है, फिर बुआई की जाती है, फिर निराई होती है, उसके बाद कटाई होती है। तो यह जो है चरणबद्ध प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ, खेती का कार्य हो रहा है, जुताई, बुआई और छिड़काव किया जा रहा है। अब हम देखेंगे निर्गत। सॉरी, प्रक्रम हो गया, जुताई, बुआई, निराई, कटाई है ना, आदि चरणबद्ध प्रक्रिया है, ये प्रक्रम के अंतर्गत आ गया जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं। और तीसरा हो गया निर्गत। तो अंतिम उत्पाद के रूप में जब हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसे दलहन हो गया, दाल है, सब्जी है, फल है, डेयरी उत्पाद, दूध है, ये सभी हमें अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये निर्गत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को निवेश, प्रक्रम और निर्गत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कृषि कार्य में जब हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं है ना, उसे हम निवेश कहते हैं। और जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, वो प्रक्रम के अंतर्गत आ गया है ना। और जो भी फसल हमें प्राप्त होते हैं वे निर्गत, उसे हम निर्गत कहते हैं। आगे हम देखेंगे कृषि के प्रकार। हमारे देश में कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है। तो कृषि को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है ना। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। आइए हम एक एक करके देखते हैं निर्वाह कृषि क्या होती है। तो निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है तथा पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी अर्थात साधारण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और इसमें पारिवारिक श्रम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। तो निर्वाह कृषि का अर्थ होता है कि ऐसी कृषि जिसके कृषि कार्य के फलस्वरूप हमारे परिवार का भरण पोषण होता है और हमारे परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी होती है ना। तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कृषि करते हैं तो उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं, है ना। इसमें पारंपरिक तरीके से निम्न स्तरीय उपकरणों का यानी कि साधारण उपकरण का प्रयोग किया करते हैं हम लोग, और अपने सभी परिवार के सारे सदस्य मिलकर श्रम करते हैं और
मन परिवार के सभी लोग मिलके उसमें कृषि में सहयोग करते हैं, और जिसके कारण है कि उत्पादन अपेक्षाकृत यानी कि बड़े-बड़े उद्योगों में जो बड़े-बड़े मशीनों के माध्यम से जो भी कृषि की जाती है, तो उसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है हमें, है ना? तो निर्वाह कृषि का मतलब हो गया जो जिस कृषि के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना? और इसमें साधारण उपकरण का प्रयोग करते हैं और इसमें पारिवारिक श्रम ज़्यादा लगता है, जिस कारण हमें उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा है गहन कृषि। ठीक है? तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? तो जिसमें क्या होता है, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और पुराने उपकरणों से जुताई करके फसल उगाई जाती है। यानी कि बड़े-बड़े जंगलों में जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्षों को काटा जाता है और काट कर उसे जला दिया जाता है ना? जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और उस जो राख जो होता है, जलने के बाद जो राख निकलता है, उसे पूरा भूमि में बिछा दिया जाता है ना? सारे भूमि में। और उसके बाद पुराने उपकरण के माध्यम से उसकी जुताई होती है और उसमें फसल उगाई जाती है। और जब बहुत दिन तक उसमें फसल उगाया रहते हैं, तो कुछ साल बाद फसल उपजाते रहने से क्या होता है, मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है ना? तब वहाँ खेती करना लोग छोड़ देते हैं और फिर जंगल के दूसरे हिस्से को साफ करके फिर वहाँ खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो इसे ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यानी कि जंगल के एक हिस्से को साफ करना और उसे जलाकर उसमें खेती करना। और जब मिट्टी की उर्वरता जब कम हो जाती है, तो वे लोग उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह को फिर चले जाते हैं और फिर वहाँ वनों को साफ करके वहाँ पे खेती करने लगते हैं। यानी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो गए। इसलिए ऐसी कृषि पद्धति को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो इसमें मुख्य कौन-कौन से फसल बोए जाते हैं? तो इसमें चावल, मक्का और आलू की फसलें उगाई जाती है। कृषि की इस पद्धति को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो कर्तन का अर्थ होता है काटना, है ना? वृक्षों को काटा जाता है, और दहन का अर्थ होता है जला देना। यानी कि इस कृषि पद्धति में वृक्षों को काटा जाता है और काटने के बाद उसे जला दिया जाता है। उसके बाद कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। बिहार में इस प्रकार की खेती के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी कि बिहार में इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है। आगे हम देखेंगे, यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है। यानी कि हमारे देश के अलग-अलग भागों में जो स्थानांतरित कृषि होती है, अलग-अलग नाम से जानी जाती है। जैसे असम है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस कृषि को झूम खेती के नाम से जानते हैं लोग, है ना? केरल में कुमारी के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में पामा डाबी के नाम से, है ना? झारखंड में कुरुल आदि के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग-अलग देश के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अलग-अलग नाम से जानते हैं हम लोग। असम में उत्तर पूर्व क्षेत्र में झूम खेती, केरल में कुमारी, उड़ीसा में पामा डाबी और झारखंड में कुरुल। ठीक है? अब हम देखते हैं गहन कृषि क्या होती है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या अधिक होती है ना? जिस क्षेत्र में भूमि पर यानी कि मैदानी एरिया में बहुत अधिक जनसंख्या होती है, हम लोग जानते हैं, तो वहाँ गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं भी अधिक होती है, वहाँ पे भोजन पदार्थ की भी आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है, तो वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। इस पद्धति में किसान कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, है ना? यानी कि किसान के पास कम भूमि है, यानी कि जितनी भूमि उसके पास उपलब्ध है, उतनी भूमि में ही वे अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं और वे साधारण औजार का प्रयोग करते हैं, है ना? आधुनिक औजार का नहीं, बल्कि जो साधारण औजार है, बहुत पहले से जिसका उपयोग करते आ रहे कृषि कार्य में, उन साधारण औजारों का तथा उर्वरकों का उपयोग करते हैं और इसमें पारिवारिक श्रम का भरपूर प्रयोग करते हैं लोग, है ना? और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम गहन कृषि कहते हैं। यानी कि यदि हम समझे, तो कम भूमि पे,
है ना, कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करने की विधि को हम गहन कृषि कहते हैं। और इसमें साधारण औजार का उपयोग किया जाता है और पारिवारिक श्रम यानी कि शारीरिक श्रम का भरपूर प्रयोग किया जाता है ना। और एक ही वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाने का प्रयास किया जाता है ताकि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो कृषि की इस पद्धति को ही गहन कृषि कहते हैं। बिहार में इसी प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? जो बड़े बड़े बहुत बड़ी मात्रा में जब हम कृषि का उत्पादन करते हैं, है ना, फसलों का उत्पादन करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में और उसे हम व्यापार में प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में अपने फसलों को बेचते हैं, तो उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो कृषि वाणिज्यिक कृषि क्या हुआ? तो कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें खेती का मुख्य उद्देश्य होता है पैदावार की बिक्री करना, यानी कि जो भी उत्पादन होता है फसलों का उसे हम बेच देते हैं, है ना, बाजारों में ले जाके उसकी बिक्री कर देते हैं, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अर्थात ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हम लोग उद्योग में ले जाके दे देते हैं फसल, और उद्योग में है कि उससे बहुत सारे वस्तुओं का बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, जैसे रबड़, कपास, चाय, नारियल, तंबाकू आदि। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे तंबाकू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो तंबाकू से देखिए बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सब उद्योग में जाते हैं, हम लोग जो भी उत्पादन करते हैं उसे उद्योगों में दे देते हैं कच्चे माल के रूप में, और फिर उद्योगों से अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। जैसे रबड़ है, रबड़ से बहुत सारे प्रकार के वस्तुएं बनती हैं। कपड़ा से उद्योगों में कपास से कपड़ा का निर्माण किया जाता है ना। चाय की पत्तियों से चाय चाय की बनाया जाता है ना। और नारियल से तेल बनाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में जब कृषि की जाती है और उसे व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है, तो उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर हम बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए, है ना, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कृषि की पैदावार को हम बढ़ा सके। जैसे अच्छी किस्म के बीज बोए जाते हैं, है ना, अच्छी किस्म के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जिससे पौधों में कीड़े नहीं लग पाते हैं और फसल अच्छी होती है, और खरपतवार भी नहीं रहते हैं, तो खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मशीनों के द्वारा खेतों में रुपाई होती है, कटाई होती है ना, तो जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। तो ऐसे कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उत्तर बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है ना। हमारे उत्तर बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती की जाती है और ये वाणिज्य कृषि कहलाती है। तो इस तरह आज हम लोग कृषि के बारे में देखे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती है ना। गहन कृषि होती है, व्यापार और वाणिज्यिक कृषि होती है। तो आज हमारा ये क्लास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे के भाग पाठ को देखेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वो क्लास देख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।